अगर आपको एक ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगियां जीनी हैं तो आप एक चीज़ का सहारा ले सकते हैं जिसे हम कहते हैं बुक्स। किताब, बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि बुक्स जब आप पढ़ते हो तो एक इंसान जिसने उस बुक को लिखा है उसकी सालों की मेहनत होती है, हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी की मेहनत। तो आप एक जीवन में बहुत सारा जीवन अलग अलग प्रकार के लोगों का जी सकते हो। सो वेलकम है आज के इस छोटे से वीडियो में माई सेल्फ द बिजनेस बाबा। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने आप को खुश कैसे रखें। एक बुक है जो बहुत ही शानदार है और मैं पिछले काफ़ी टाइम से इसको लगातार फॉलो कर रहा हूँ और आपको भी करनी चाहिए। बुक का नाम है असीम आनंद की ओर, इन हिंदी। इंग्लिश में बोले तो हैप्पीनेस अनलिमिटेड, रिटन बाय BK शिवानी। बहुत ही प्यारी बुक है जो सभी को धर्म की ओर स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको लेके जाएगी। इसका चैप्टर 3 आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। नाम है सबसे पहले मैं अपना ध्यान रखूँगा। बिल्कुल सही सुना, यानी कि थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा, है ना। सेल्फिश अगर हम बन गए, खुद का ध्यान रखना शुरू कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ आपको मिलने लगेगी। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। सुरेश ओबरॉय पूछते हैं, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बात कर रहा था तो बातचीत के दौरान उन्होंने स्ट्रेस का नाम लिया, यानी कि अच्छा स्ट्रेस या तनाव। उन्होंने कहा कि हमें उस तरह के तनाव या बदलाव की ज़रूरत होती है। मेरे दोस्तों में से एक का दावा है कि वह उस पल तक प्रतीक्षा करता है जब समय बहुत कम रह जाता है और वह गहरे दबाव में आ जाता है, क्योंकि तब वह कहीं बेहतर तरीके से काम कर पाता है। इस बात को कैसे समझा जा सकता है? सिस्टर शिवानी जवाब देती है, यह एक विश्वास तंत्र है। हम अपने आसपास हर व्यक्ति को यही कहते हुए सुन रहे हैं, जब तक तनाव नहीं होगा हम काम ही नहीं कर सकते, है ना। हम आलस से भरकर निढाल हो जाएंगे, यानी कि एक तरह से आलसी हो जाएंगे, बहुत ही हाई लेवल के आलसी। वह इसे अच्छा प्रदर्शन करने और कुछ पाने के लिए प्रेरक बल का नाम देते हैं। यानी वो लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार का फोर्स है जो हमें काम करने के लिए मजबूर करता है। हम एक प्रेरक स्रोत के रूप में हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो हमें अपने आप से पूछना होगा, यानी कि सवाल करना होगा, क्या यह वास्तव में सच है? जो हम बातें अपने आप से बोल रहे हैं, क्या रियलिटी में ऐसी बात है? इसके लिए हमें अपने आप से पूछना होगा कि तनाव क्या है, यानी जो टेंशन हम बोलते हैं उसका मीनिंग क्या है। और जब हम इसे अनुभव करते हैं, यानी एक्सपीरियंस में जब हम इसे लाते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? कल्पना करें कि आपको घुटने में अचानक तकलीफ़ होती है और इसमें दर्द होने लगता है। आप अब भी चल रहे हैं, पर क्या अब भी यह वही चाल है जो घुटनों में दर्द होने से पहले थी? जवाब आपका आएगा कि हमारी चाल वैसी नहीं रहेगी, उसमें कुछ रुकावट पैदा हो चुकी है क्योंकि पेन हो रहा है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। आगे सुरेश ओबरॉय कहते हैं, नहीं, अब चलते समय दर्द का एहसास हो रहा है। जवाब आता है, बेशक अब आपको चलते समय थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि ऑलरेडी आपकी पेन है पैरों में या बॉडी में। हालांकि हम यही कहेंगे कि सब ठीक है, या इसे बढ़ती उम्र से जुड़ा एक लक्षण, यानी कि एक फीचर जैसे फ़ोन के अंदर होते हैं, ये मान लेंगे। हम लगातार चलना जारी रखेंगे और चूँकि ना तो आप उस दर्द का इलाज करवा रहे और ना ही उसकी ओर ध्यान दे रहे, इसलिए दर्द लगातार बना हुआ है, यानी उसका जो पेन है वो कंसिस्टेंट है, और ना ही उसकी ओर ध्यान दे रहे, इसलिए दर्द जो है वो लगातार बना हुआ है और कभी कभी असहनीय भी हो जाता है। यानी कुछ सिचुएशंस में ऐसा लगता है हमें कि हम इसे सहन नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप किसी तरह अब भी अपने सारे काम और जीवन को संभाल रहे हैं, जो भी आपके डेली नीड्स हैं, काम है, वो आप कर रहे हैं दर्द होने के बावजूद भी। अब अचानक किसी वजह से आपको दौड़ना पड़ जाता है, क्या आप उस दर्द के साथ भाग सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन है और आप भागने के काबिल नहीं है एक्चुअली में। क्या आप उस दर्द के साथ भाग सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना।
तनाव के साथ भी यही तो होता है। तनाव हमारे मन में है, यह हम कैसा महसूस करते हैं उससे थोड़ा दर्द होता है। जब हम तनाव अनुभव करते हैं और हम ऐसा कैसा महसूस करते हैं, भले ही हम खुद को भावात्मक स्तर पर नहीं जान सकते, पर हम अपने आप को भौतिक स्तर पर तो माप ही सकते हैं। जब हमारे दिल की धड़कन और नब्ज़ तेज़ हो जाती है, मान लीजिए आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ गई, क्योंकि ये तो आप फील कर सकते हो, आपका फिजियोलॉजिकल बॉडी का फैक्टर है। आपकी नब्ज़, आपकी जो पल्स है, आप अंगूठे के साथ जो हमारी नर्व होती है, आप हाथ लगा के उसे फील कर सकते हो, है ना। हमारा मुंह बार बार सूखने लगता है, यानी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। पेट में अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। हमारा सर जो है वो भारी फील होता है। जनरली ये फीचर्स आप देखते होगे अपने आप में भी, वगैरह वगैरह। ऐसा तब होता है जब मन के दर्द ने शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। यानी कि आपका जो मन है, जो कि एक साइकोलॉजिकल वस्तु मान सकते हो आप, उसने आपके बॉडी पर इफ़ेक्ट डालना शुरू कर दिया है। और यह अवस्था थोड़ी देर बाद नज़र आती है। किसको नज़र आती है? हम सभी को, क्योंकि हम जब फील करते हैं हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, गला सूख रहा है, बीपी बढ़ रहा है, हमारा सर भारी है, ये लक्षण होते हैं। कुछ बच्चे अपनी परीक्षा वाले दिन बीमार हो जाते हैं, या आपने सभी ने देखा होगा, है ना। उनका जी मिचलाने लगता है, या उन्हें बुखार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कुछ लोगों को पसीना आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है, या किसी सार्वजनिक भाषण से पहले आपको मान लो स्पीच देनी है, उसका मुंह सूखने लगता है। और यह मन का शरीर पर प्रभाव है। ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये क्या है? आपके मन ने आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो टेंशन का हम नाम ले रहे थे उसका प्रभाव यानी एक्सपीरियंस हमें अब देखने को मिल रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये पूछते हैं, पर मैं तो यही सोचता था कि यह सब तो स्वाभाविक रूप से होता ही है। जब मैं पहली बार कैमरे के सामने कर रहा था तो वाकई मेरा मुंह और होंठ सूख गए थे। तो जवाब आता है, क्या इससे आप बेहतर प्रदर्शन कर सके? यानी कि जब ये सिचुएशन पैदा हुई तो क्या आपकी परफॉर्मेंस बढ़ी? नहीं। सुरेश ओबरॉय कहते हैं नहीं, वह बहुत ख़राब था, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। अब जवाब आता है, मान लेते हैं कि एक बच्चे को परीक्षा देने बैठना है। परीक्षा एक लक्ष्य है, यानी एक टारगेट है, और एक दबाव है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर। और आप सभी भी लाइफ के एक फेज़ में स्टूडेंट रहे होंगे, तो आपने भी वो प्रेशर फील किया होगा, राइट। मैं तो ऑलरेडी फील कर रहा हूँ। चलिए, अब वह बेचैन और व्याकुल यानी बहुत ही एक्साइटेड हो जाएगा, तो क्या वह बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा? मुझे याद है जब हम परीक्षा देकर आते थे तो खुद अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन किया करते थे। हम खुद को उन सभी स्थानों पर भूल करने के लिए कोसते कि यार कहाँ गलती कर दी, है ना। इतना आसान सवाल हमने गलत कर दिया। जनरली हमारे साथ होता है, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट, जहाँ हमसे सब जानते बूझते हुए भूल हो जाती थी, हम उन्हें लापरवाही में की गई भूल कहते थे। लापरवाही से की गई भूल किसे कहते हैं? जब आप जवाब जानते हैं, यानी आपको आंसर पता है, और उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट में कुछ और लिखते हैं, यानी आपको पता था लेकिन आपने वहाँ पर कुछ और लिख दिया। इसके पीछे साइकोलॉजी को समझते हैं। तो क्या हमें ऐसा क्यों करते हैं हम उस समय? क्योंकि उस समय हमारे पास स्पष्टता का अभाव होता है, यानी कि हम क्लियर नहीं होते। हमारा जो लिखने का नज़रिया होता है, हम सोचते हैं कि यार ये आंसर नहीं, मुझे श्योर नहीं है कि यही है, तो स्पष्ट नहीं होते हम। और यह क्यों होता है? यह मन की व्याकुलता के कारण। आपका मन जो है ना, मन साइकोलॉजिकल एक वस्तु, उसमें क्या है, वो व्याकुलता पैदा कर रहा है, और इस कारण आप क्लियर नहीं हो, और क्लियर ना होने की वजह से आता हुआ आंसर आप वहाँ गलत लिखते हो। यहाँ बात लापरवाही की नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा। अगर उस सिचुएशन में हमने अपना मन का ध्यान रखा होता, अगर मन का कंट्रोल हमारे पास होता, तो हम उस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते थे। तो जब हमारी सोच में स्पष्टता नहीं होती, यानी क्लैरिटी नहीं होती,
तो निर्णय लेने की क्षमता पर बुरा असर होता है, यानी आप डिसीज़न नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि आप अपने काम के प्रति क्लियर नहीं हो, क्लैरिटी में कमज़ोरी है। हमारे प्रदर्शन पर बुरा असर होता है, यानी आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी ऑटोमेटिकली। हाथ कांपने लगते हैं, बहुत ही कॉमन रीज़न, ठीक है। और लिखने की जो गति है वो भी स्लो हो जाती है, यानी जिस स्पीड से आप नॉर्मली लिखते हो उससे भी कम आप एग्ज़ाम में लिखोगे। कई बार तो यह नौबत तक आ जाती है कि परीक्षा भी पूरी नहीं हो पाती। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें आता है लेकिन हम एग्ज़ाम पूरा ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? द ओनली एंड ओनली रीज़न इज़ हमारा कंट्रोल नहीं है हमारे मन पर, जो कि बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो आज से हम सभी संकल्प लेते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने मन पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि मन आपका है, आप ही उसे कंट्रोल कर सकते हो, कोई बाहर से पर्सन आके नहीं कर सकता। अगला सवाल पूछते हैं सुरेश ओबरॉय। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वे तनाव और दबाव में बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं? जब उनके सिर पर डेडलाइन होती है तो वे काम को सही तरीके से निभा पाते हैं। सिस्टर शिवानी कहती हैं, डेडलाइन का मतलब है कि आपको एक लक्ष्य, एक टारगेट दिया गया है और लक्ष्य आपके लिए दबाव बन सकता है। लक्ष्य या जो टारगेट का मतलब है कि आपको अमुक समय तक यह कार्य समाप्त करना है, यानी इस टाइम पीरियड में इस टारगेट तक आपको पहुंचना है। अगर आप उस काम की डेडलाइन नहीं रखते तो शायद आपको उसे करने में 6 दिन भी लग सकते हैं, पर डेडलाइन रखते ही आपके काम में तेज़ी आ जाती है। ये ऐसा है जैसे मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपने एक ओवर्स रख लिए कि मैं इस आज की 20 ओवर्स का मैच है, तो वो एक लक्ष्य होता है, टारगेट। अब हम ओवर्स रखे ही ना तो मैच तो चलता रहेगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में भी होता है। अब अगर आप पूरी गति से काम करते हुए अपने मन में सोचना शुरू करते हैं, मैं इसे कल शाम तक कैसे पूरा करूँगा, अगर मैंने कल शाम तक काम ना निपटाया तो मुझे क्या नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, क्या परिणाम होंगे, क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्या बॉस मुझसे नाराज़ होंगे, अगर किसी ने मुझसे पहले इस काम को पूरा कर लिया तो क्या होगा, क्या इसका मतलब होगा कि उसके पास पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर होंगे, यानी उसका जो अपग्रेडेशन जल्दी होगा, ठीक है, क्या मेरा जो करियर है हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। तो ऐसे सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो आपके मन की स्थिति कैसी हो जाएगी? अब ऐसी स्थिति में आप अपना काम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तनाव चल रहा है, दिस इज़ टेंशन, ठीक है। ये नकारात्मक तनाव है, ये पॉजिटिव तनाव नहीं है, दिस इज़ नेगेटिव। क्योंकि यह हमारे मन में क्या पैदा कर रहा है? व्याकुलता पैदा कर रहा है, उसके भाव को जन्म दे रहा है। लक्ष्य या डेडलाइन रखना ये तो बहुत अच्छी बात है। 2 लोगों को एक से लक्ष्य दिए जाते हैं, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, दोनों को ही कल शाम तक काम निपटाना है, दोनों ही इसे पाने के लिए प्रस्तुत हैं और वे इसे पाकर रहेंगे। इसका मतलब होगा कि वे दोनों ही मंजिल तक तो जाएंगे, पर इस दौरान उनकी यात्रा जो है वो अलग अलग होगी, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं, सोल अलग अलग हैं। एक सोचेगा हाँ मुझे कल शाम तक अपना काम पूरा करना है, मैंने मन में इस काम के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए और मैं इसे हर हाल में पूरा करने वाला हूँ। दूसरा सोचेगा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं काम ना कर सका तो क्या होगा। तो एक व्यक्ति पूरी स्थिरता, स्टेबिलिटी के साथ अपने लक्ष्य तक आया और दूसरा तनाव पैदा करते हुए अपने लक्ष्य तक गया। दोनों के नतीजे भले ही एक से हो, क्योंकि प्रदर्शन तो दोनों ने किया, दोनों ने परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस अच्छी रही, पर आंतरिक रूप से यानी इंटरनली दूसरा जो व्यक्ति था बुरी तरह से थका हुआ होगा। वह व्यक्ति भीतर से पस्त होगा, बिल्कुल थका हुआ, उसको बहुत अजीब फील होगा। वह बड़ी आसानी से दबाव पर सारा दोष डाल देगा और उसे एहसास तक नहीं होगा कि उसने दबाव में आकर अपने लिए ऐसी अवस्था को स्वयं यानी खुद ही जन्म दिया है। तो हम आगे चलते हैं। एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा सूत्र इन्होंने लिखा है कि तनाव के लिए विज्ञान का एक साधारण सा सूत्र है
तनाव इज इक्वल टू दबाव बटा लोच। दबाव में वह सब कुछ शामिल है जो बाहरी तौर पर आ रहा है, जैसे कि आपके लक्ष्य, आपके टारगेट, आपकी परीक्षा, आपके रिलेशनशिप, आपकी परिस्थितियाँ, आपका यातायात जाम होना, डेडलाइन वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स आप यहाँ ऐड कर सकते हो जब आप फील करते हो कि मुझे प्रेशर फील हो रहा है ना। यानी कि कंफर्टेबल से बाहर की जो बातें हैं, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, आप उन्हें ऐड कर सकते हो दबाव के रूप में। उस दबाव का सामना करने के लिए आपकी जो आंतरिक ताकत है उसे लोच कहा गया है। यानी जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, दबाव बटा लोच। तो लोच अगर आपका जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, आपकी आंतरिक ताकत जितनी ज़्यादा होगी, आपका तनाव उतना ही कम होगा। औद्योगिक रूप से प्रयोग में आने वाली धातु, जो धातु होती है, धातु की चादरों के बारे में विचार करें। विभिन्न प्रकार की धातुओं की चादरों को एक साथ दबाव दिया जाता है, परंतु सबके लिए तनाव का जो कारक है वो अलग है, क्योंकि प्रत्येक धातु की चादर के पास उस दबाव को सहने की जो शक्ति है वो अलग अलग है। अब तनाव इज इक्वल टू दबाव बटा लोच में हम बहुत ही सरलता से लोच को भुला देते हैं और यह मान लेते हैं कि तनाव इज इक्वल टू दबाव, बल्कि लोच अगर यानी जो हमारी इंटरनल क्षमता है, ताकत है, उसे हम भूल ही जाते हैं। हम लोच यानी कि इंटरनल एनर्जी की अपेक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी आंतरिक शक्ति के लिए जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हैं। हमें पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई चीज़ रियली में होती है या नहीं। इस प्रकार हमारे लिए तनाव का दूसरा नाम क्या होता है, दबाव। अगर हमारी परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से हमें तनाव होगा, बल्कि हमें ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है प्रेशर होगा, वी नो दैट, बट हमारी आंतरिक क्षमता अगर बहुत ज़्यादा है तो वो प्रेशर एकदम ज़ीरो हो जाएगा, वो मैटर नहीं करता। फिर जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े सिचुएशंस आती है, प्रेशर होता है काम करने का, ठीक है, लेकिन उनकी इंटरनल जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे बॉस गुस्सैल हैं, उन्हें गुस्सा आता है, तो बेशक यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि हमारे लिए तो क्या था, तनाव इज इक्वल टू दबाव। हमें अब इस प्रकार नहीं सोचना, इंटरनल स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। जैसे ये बढ़ेगी तनाव ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स। अगला सवाल पूछते हैं सुरेश ओब्रॉय, क्या लोगों को तनावग्रस्त होना भाता है? हम इसे इतनी आसानी से स्वीकार क्यों कर लेते हैं? जवाब आता है, जब हम इससे पार नहीं पा सकते, यानी हम इस सिचुएशन से निकल के बाहर नहीं जाते, तो हम मान लेते हैं कि इसका आना तो स्वाभाविक है, इसका आना टाला नहीं जा सकता। अगला सवाल, क्या इसका यह अर्थ होगा कि किसी भी हालात में खुश रहने और तनावग्रस्त ना होने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा? सिस्टर शिवानी कहती है, जी हाँ, बिल्कुल राइट। मान लेते हैं कि आपने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो सुनकर या जिसे सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, ऐसे में उदास होना और आपको अपनी उदासी का कारण मानना, ये तो बिल्कुल सहज है। अगला सवाल, इस आयु में आने के बाद भी मैं यही सोचता हूँ कि हम जो भी महसूस करते हैं या फील करते हैं, उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जवाब आता है, देखो मौसम बदलता है, आज गर्मी है और आज से कुछ माह बाद सर्दी का मौसम होगा। जब मौसम बदलेगा तो सर्दी हो जाएगी। क्या आप कहेंगे कि मौसम बदलने के समय बीमार पड़ना तो स्वाभाविक है? नहीं। आप अपनी अलमारी खोलकर गर्म व ऊनी वस्त्र जो होते हैं, जो हम सर्दी में पहनते हैं, और ठंड से बचाव करेंगे अपना। क्या हम इसके लिए मौसम को दोषी मानते हैं? नहीं मानते। हम सर्दी से अपना बचाव करते हैं, ठीक है, हम उसका सामना करते हैं। बाहरी तौर पर तो घटनाएं घटती ही रहती है, पर चूँकि हम अपने बचाव का तंत्र नहीं सीखा, इसलिए यानी हमने सिचुएशन से फेस करना उसे नहीं सीखा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्दी के मौसम में बीमार पड़ना आम बात है, उदास होना आम बात है, तनाव में गिर जाना भी आम बात है। आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी विभाजक पर केंद्रित होती है। जो भी लोच है यानी आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ,
दबाव या परिस्थिति पर हमारा कोई वश नहीं है। यानी कि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की सिचुएशन, प्रॉब्लम, दबाव आ सकता है। वो चीज़ें हमारे किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। क्या कंट्रोल में है? हमारे जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, जो इंटरनल पावर है, क्षमता है, वो हमारे कंट्रोल में है। तो इससे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अंश हमारे वंश में नहीं है। किसी भी हालात में हम यह भार केवल 10% तक ही अंश के नाम कर सकते हैं। बाकी 90% तो हमारी सामना करने की जो ताकत पर ही निर्भर करता है। यानी मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपके अंदर से क्रिएट होता है कि आप में कितनी क्षमता है उस सिचुएशन को हैंडल करने की। तो आपने एक ये भी एग्जाम्पल सुना होगा कि असफलता अगर आपको जीवन में मिली है और उसको सामना करना आपको आ गया तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्योंकि जो असफलता का जो प्रेशर होता है उसको जिसने हैंडल करना सीख लिया वो ज़िंदगी में कभी असफल हो ही नहीं सकता एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि जब दबाव नहीं होगा तो कोई भी तनाव भी नहीं होगा। तो हम दबाव को केवल 10% जिम्मेवार मानते हैं। ठीक है, बाकी 90% तो उस सीमा पर निर्भर करता है जिस तक जाकर हम उस दबाव को संभाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। और सवाल है, तो किसी चीज़ के लिए मेरी प्रतिक्रिया 90% की श्रेणी में आ जाती है। किसी ने हाल ही में मेरे कार में टक्कर मार दी। यह एक पुरानी कार है, इसलिए मुझे बहुत बुरा नहीं लगा, पर अगर यह नई कार होती तो बेशक मैं प्रतिक्रिया देता। क्या ऐसा नहीं होता? जवाब आता है, हमारी प्रतिक्रिया हमारा अपना चुनाव है। किसी ने आपकी कार में टक्कर मार दी और यह स्थिति आपके वश में नहीं थी। अब आपके पास अपनी प्रतिक्रिया देने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, कार से बाहर आकर तमाशा खड़ा कर दें, उस पर चिल्लाएं, अपशब्द कहें, वह उस पर हाथ उठा दें। वह भी आपके साथ इसी तरह पेश आएगा और देखते ही देखते 10 लोग तमाशे का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, उसे शुभ प्रभात या शुभ दिवस कहकर आगे बढ़ जाएं। बल्कि देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ये हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी मन की स्थिति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये हम पर ही हावी हो जाएगा, जिससे हमारा ही नुकसान है। अगला सवाल पूछते हैं, दूसरा चुनाव कहता है, मैं उसे मुस्कुराकर कहूँ, कोई बात नहीं, सब ठीक है, जो भी हो मेरी कार का तो बीमा हो चुका है जो मेरे नुकसान की पूर्ति कर देगा। जवाब आता है, जी हाँ। यहाँ हमारे मन का बीमा ज़्यादा मायने रखता है। यानी कि आपने अपने मन को कंट्रोल में रखना है, उसका बीमा करा के रखना है, ताकि कोई बाहर वाला उस पर कोई भी चोट या उसका नुकसान ना कर पाए। आप शांत बने रहें, यानी शांति बनाए रखें, और आपकी कार की मरम्मत हो गई। पर जब भी ऐसे हालात आने पर हम तीखी प्रतिक्रिया के साथ अपने मन को जो चोट पहुंचा देते हैं, उसका बीमा कहाँ होता है या उसकी मरम्मत कौन कर पाता है? ये कभी आपने सोचा इस बारे में? अगला सवाल आता है फिर, इसका मतलब हुआ कि हमें अपने मन की शांति से ज़्यादा अपनी कार की टूट फूट की चिंता है। तो सिस्टर शिवानी कहती है, हमारे दायित्व यानी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सूची में कार हमारी प्रसन्नता से कहीं अधिक मायने रखती है, क्योंकि हमें लगा था कि कार ही हमारी प्रसन्नता का स्रोत है, यानी हैप्पीनेस का सोर्स है। बल्कि एक्चुअली में ऐसा नहीं था। जब भी हमने इस बुक को पढ़ा, स्पिरिचुअलिटी को समझा, तब हमें पता चला कि जो खुशी है वो हमारे अंदर है, ना कि किसी कार में। कार तो हमें सिर्फ कंफर्ट दे सकती है, एक सुविधा दे सकती है। ठीक है, जब हम अपनी मानसिक अवस्था यानी मेंटल स्टेट को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं उस चीज़ को, तब हम अपना ध्यान रखना भी सीख लेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है जीवन का, जिसे आप सभी ने करना चाहिए। पहले हमें यह देखना होगा कि क्या हम ठीक हैं, फिर हमें यह देखना होगा कि क्या हमारे बाहर भी सब ठीक है। ये छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग है, थोड़ा समझाना चाहता हूँ।
पहले इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले अपने इंटरनल स्टेट को देखिए, क्या मैं स्टेबल हूँ, क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरा मन शांत है, हार्ट तो नहीं हुआ। सबसे पहले इंटरनली अपने आप को चेक करें, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर अंदर से आए, फिर देखें कि बाहर मेरे आसपास क्या सब कुछ सही है। इस प्रकार से हम प्रायोरिटाइज करके अगर लाइफ में जिएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको कोई भी नुकसान या हर्ट नहीं कर सकता। अगला सवाल सुरेश ओबरॉय पूछते हैं, अगर आप अपनी ही मदद नहीं कर सकते तो ऐसे में आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? क्या इसमें थोड़े से स्वार्थ की बू नहीं आती? तो जवाब आता है, अगर हम अपना ध्यान नहीं रख पाते तो क्या हम किसी और की मदद कर सकते हैं? बल्कि टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम वो चीज़ दूसरे को कैसे दे सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। हमारा सारा समय और ऊर्जा दूसरों की देखरेख में जा रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? आज हम और हमारे बच्चे गहरे दबाव में हैं, एक प्रेशर के अंदर हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में या अपने आस पड़ोस में। पहले अवसाद या जिसे डिप्रेशन कहा जाता है वगैरह का नाम तब सुनने में आता था जब कोई 60 से अधिक आयु का हो जाता था, यानी 60 साल से जो ज़्यादा आयु एज के लोग हैं उनमें ये बीमारी बहुत ही कम, लाखों में एक सुनने को आती थी। आज हमारे स्कूली बच्चे भी कई तरह के मसलों जैसे कि मनोवैज्ञानिकों, सलाहकारों से घिरे दिखते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे होते तो क्या यह नौबत आती? बिल्कुल भी नहीं। यानी इसका सिंपल सा मीनिंग है, आज के समय में आपने देखा होगा डिप्रेशन एक ऐसा शब्द बन चुका है जो नॉर्मल है। हर परिवार में एक सदस्य को इस बीमारी से कहीं ना कहीं जूझना पड़ रहा है। मोस्टली वो स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ है, जो हमारा मन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसके कारण हमें इस छोटी सी बीमारी से इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बल्कि पहले के ज़माने में ऐसे शब्द होते ही नहीं थे। अगला सवाल सुरेश ओबरॉय पूछते हैं, हम अक्सर सारा दोष अध्यापकों व नेताओं आदि दूसरे व्यक्तियों के मत्थे मढ़ देते हैं कि इनके कारण ऐसा हुआ, वे लोग गैर जिम्मेवार हैं। पर अगर मन ही मन सोचें तो दरअसल हम ही सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम अपने प्रति जिम्मेवारी को पूरी तरह से नहीं निभा रहे। तो जवाब आता है, पहले तो हमें जिम्मेवार बनना होगा, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। प्रतिक्रिया देने की योग्यता ही हमारी जिम्मेवारी है, यानी हम जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसा करें, ठीक है। हर परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया देने की जिम्मेवारी है, ठीक है। यानी कि अगर एक सिंपल सा फॉर्मूले के रूप में आपको बताऊं तो आपकी प्रतिक्रिया प्लस आपकी योग्यता इज इक्वल टू आपकी जिम्मेवारी। यानी आप किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं सिचुएशन में और आपकी क्या योग्यता है, ये दोनों मिलकर आपकी जिम्मेवारी को बनाती है। जरा जीवन की इस विडंबना की कल्पना तो करें, हम हमेशा उन चीज़ों को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं जो हमारे वश में नहीं हैं, जबकि हम उन सभी बातों को उपेक्षित करते चलते हैं जो हमारे वश में हो सकती है। ओह मेरा मन मेरे वश में नहीं है, पर केवल वही एक चीज़ तो है जो आपके वश में है। आप ज़रा सोच कर देखिए, आपका मन किसका है? आप ही का है। तो आप ही उसे सबसे इजीली कंट्रोल कर सकते हो। बल्कि हमारे दिमाग में गलत थॉट्स, गलत विचार भरे गए हैं, हमारी जो कंडीशनिंग हुई है वो रॉन्ग वे में हुई है, तो उसको हमने अभी सही करना है। तो एक समय आएगा जब हम इनको इजीली कंट्रोल कर सकेंगे। अगर हम कारों की आपसी टक्कर वाले मामले को दोबारा उस पर जाएं, अगर आप लोगों को सलाह दें कि किसी कार की टक्कर के बाद वह सहज भाव से बात को मुस्कुराहट के साथ निपटा कर आगे बढ़ जाया करे, तो वे आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। उन्हें लगता है कि ऐसे हालात में कार से बाहर आकर भूल करने वाले को 2 अपशब्द सुनाना या उस पर चिल्लाना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर आप उन्हें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इससे उनकी ही हानि होगी, इससे उन्हीं को ठेस लगेगी, तो वे कहेंगे। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वह दूसरे व्यक्ति को उनकी भूल का एहसास कैसे दिला सकेंगे। हमारा अगला सवाल है, वह टक्कर मारने वाला उस भूल को फिर से ना दोहराए, इसलिए मैं तो उसके भले के लिए ऐसा कह रहा हूँ। तो जवाब आता है, आपको अपना ध्यान रखने की अपेक्षा दूसरों को समझाने में ज़्यादा दिलचस्पी है, जो कि आज के समय काल में हो रहा है। आपने सभी ने देखा होगा, हम खुद पर इतना फोकस नहीं करते जितना कि दूसरे पर करते हैं कि यार इस बंदे ने ये गलती की है, इसने ये काम सही नहीं किया, बल्कि हम खुद पर फोकस ही नहीं करते कि हमने क्या गलत किया, हमने क्या गलत बोला, है ना, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। दैट इज़ वाई भले ही परिस्थिति छोटी हो या बड़ी, आपके पास यह चुनाव हमेशा होता है कि आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है, यानी चॉइस आपके पास होती है। ठीक है, कोई और आपके लिए चॉइस डिसाइड नहीं करता, इट इज़ योर्स। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। आपको आराम से बैठकर हर हालात के लिए पूरी तरह से सजग होना चाहिए, यानी कि अवेयर होना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या चल रहा है और एक्चुअली में मुझे क्या बोलना चाहिए जिससे मेरे मन को ठेस ना पहुँचे। अगर आप उससे कह देते कि चलो सब ठीक है, कोई बात नहीं, तो उस दिन आपको कैसा महसूस होता? तो जवाब आता है, मुझे तो बहुत अच्छा महसूस होता। तो सिस्टर शिवानी कहती है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को बचा लिया। यानी कि अगर उस सिचुएशन में आप उसको कुछ बोलते नेगेटिव वर्ड्स, तो उससे क्या होता, आपकी जो एनर्जी डिप्लीट होती, एनर्जी में क्षय होता। आपने ऐसा नहीं बोला, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। बस इस छोटी सी लाइन बोलने से आपकी इतनी सारी एनर्जी सेव हो गई, जिसका इस्तेमाल आप सही जगह पर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को बचा लिया और अपनी कमज़ोरी पर जीत हासिल की। ठीक है, इसलिए आपको ऐसी घटनाओं के साथ प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, आप एक्सपेरिमेंट करो। आपको लगता है कि ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो सही है या गलत, तो आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट अगर आपको पॉजिटिव मिले तो वो ऑटोमेटिकली आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल आता है, एक दिन मैं एयरपोर्ट जा रहा था और किसी ने मेरी कार में टक्कर मार दी। ठीक है, मेरा ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलकर उससे लड़ने ही जा रहा था, पर मैंने उससे कहा कि अपना दरवाज़ा बंद करो, शांत रहो और उस आदमी को उपेक्षित कर दे। ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपके साथ बात करते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने उस दिन अपनी एक कमज़ोरी पर जीत हासिल की थी, इसलिए मुझे बेहतर महसूस हुआ। और वह एक ऐसी कमज़ोरी थी जो सालों से मेरे भीतर जड़ें जमाई बैठी थी। जवाब आता है, उस समय आपके विचार भी बहुत उत्तम थे, इसलिए भी आपने बेहतर महसूस किया। अगर आपके मन में यह विचार आए, सब ठीक है, यह तो एक दुर्घटना मात्र है, चलो अब आगे बढ़ें, तो यह एक सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम सभी को इस प्रकार से सोचना चाहिए, और बल्कि हमें कहीं पर यह नहीं सिखाया जाता है कि सोचना कैसे चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यह एक अच्छी भावना है, पर अगर आपके मन में विचार हो कि उसने गाड़ी चलाते समय ध्यान से क्यों नहीं देखा, उसे आराम से गाड़ी चलानी चाहिए थी, इसको गाड़ी चलाने का लाइसेंस किसने दिया, इन्हें लगता है कि इन्होंने सड़क खरीद ली है। अगर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता? आपके मन में जो भी विचार होते हैं वही आपकी भावनाओं को तय करते हैं। यानी सिंपल सा मीनिंग है, जिस प्रकार के थॉट्स आपके मन में उत्पन्न होंगे वैसे ही आप फील करोगे, आपकी फीलिंग्स भी उसी प्रकार बनती है। ठीक है, तो अगर आप अपने विचारों को चेंज कर लोगे, पॉजिटिव कर लोगे, तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगी। अगला सवाल सुरेश ओबरॉय, इस तरह का मूड और खींच फिर कितनी देर तक बना रहेगा? जवाब आता है, मान लेते हैं कि कार्यस्थल तक जाने में आधे घंटे का समय लगता है, तो इस दौरान आपका मूड बिगड़ा ही रहेगा। हालांकि बदकिस्मती से अगर
अगले आधे घंटे के दौरान किसी और परिस्थिति का सामना यदि फिर से हो जाता है तो उस समय आपकी जो भावात्मक प्रतिरोधक क्षमता है, यानी आपकी जो इमोशनल एक पावर है, पहले से कम होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जगह झगड़ के आए हो। इसलिए आपके द्वारा गलत प्रतिक्रिया की संभावना अधिक होगी। ठीक है, जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रिसेप्शनिस्ट अपने स्थान पर नहीं है, वह सही समय पर ऑफिस नहीं आई। अब आपके सामने एक और परिस्थिति आ गई। आप डेस्क पर जाकर देखते हैं कि आपके मेज को अच्छी तरह से साफ नहीं किया गया। एक और हालात आपके सामने है, आपके जूनियर ने वह काम पूरा नहीं किया जो आपके हिसाब से सुबह 10 बजे आपकी मेज पर होना चाहिए था। इसलिए एक के बाद एक नई परिस्थिति सामने आती जाती है और आप बार बार अपनी प्रतिक्रिया देते चले जाते हैं। जब भी आप अपनी कठोर प्रतिक्रिया के लिए हर बार सफाई देते हुए आप कहेंगे यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आज, तो सुरेश ओबरॉय कहते हैं ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया पर वह सब मेरे साथ हो गया, यह तो स्वाभाविक है, ऐसा होता रहता है। तो जवाब आता है, अगर आप नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और समय दोनों को नष्ट कर रहे हैं, और जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है आप सभी के लिए। आप अपनी भावात्मक शक्ति घटा रहे हैं। कैसे घटा रहे हैं? क्योंकि जब आप ऊर्जा का क्षय करोगे तो आपकी जो इमोशनल एनर्जी है, पावर है, वो कम हो जाएगी। इसके बाद जब आप अगली परिस्थिति का सामना करेंगे तब तक आप भावात्मक रूप से और कमज़ोर हो चुके होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर दी है अपनी पहली सिचुएशन के दौरान नेगेटिव सोच के। तो जब दूसरी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि सिचुएशंस तो आती ही रहेंगी, उसको आप रोक ही नहीं सकते, ये तो जीवन का सिद्धांत है। तो उस सिचुएशन से लड़ने की जो ताकत होगी वो आप में कम होगी, क्योंकि आपने पहले ही अपनी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया है अपनी लास्ट सिचुएशन के दौरान। अगला सवाल आता है, कुछ समय के बाद इस तरह पेश आना आपकी आदत में शुमार हो जाता है, फिर हमें उच्च रक्तचाप यानी जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग से जुड़ी समस्याएं होने लगती है। इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर होता है। जवाब में सिस्टर शिवानी कहती हैं, आज हम कहते हैं कि उच्च रक्तचाप का होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि तनाव भी तो स्वाभाविक है और तनाव के कारण उपजे रोग भी स्वाभाविक ही कहलाएंगे। बल्कि ये स्वाभाविक नहीं है, ये हमारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम ही ने पैदा किया है गलत सोच के। इसलिए जो कुछ भी अस्वाभाविक हुआ करता था, अप्राकृतिक हुआ करता था, उसे स्वाभाविक और आम मान लिया गया है। फिर हम कहते हैं कि हम प्रसन्नता पाना चाहते हैं। तो इस लाइन में बहुत बड़ा मीनिंग है, आप इसे समझने की कोशिश करें। यानी आज से जो कुछ सालों पहले जब सतयुग था तो ऐसे शब्द, ऐसी बीमारियां नहीं थी। धीरे धीरे समय बदला, टेक्नोलॉजी ने अपना स्थान लिया और हमें नए टर्म सीखने को मिले, डिप्रेशन, बीपी, फलाना ढेकड़ा, जिसके कारण हमारा विचारधारा चेंज हुई और उन विचारों से हमारी मन की शक्ति कम हुई, जिससे हमको बीमारियां लगनी शुरू हो गई। कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न हमारा खान पान भी है, बट मैं उससे ज़्यादा मुख्य रीज़न मानता हूँ हमारे मन की शक्ति को। ठीक है, हमारी इमोशनल पावर को, जो कि बहुत ही घट रही है इन दिनों। तो इस वीडियो के थ्रू आपकी इमोशनल पावर को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि इस संसार को दोबारा से सतयुग बनाया जा सके। अगला सवाल, मुझे आप बताएं असीमित से आपका क्या अभिप्राय है? जवाब आता है, ऐसा कुछ भी जो किसी भी सीमित वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, वह असीमित है, यानी अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होगा। जैसे इस संसार का पानी है, समुद्र है, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा जैसे हम सोल हैं, आत्मा, तो सोल कभी मरती नहीं है, इनफाइनाइट। यह आपके मन की एक क्या है, सहज अवस्था है, एक स्टेट ऑफ माइंड है जो असीमित है, बिना किसी कंडीशनिंग या शर्तों के पूरी तरह से आज़ाद है, बिल्कुल फ्री है। यह हर तरह की निर्भरता से आज़ाद है, इसलिए इसमें असफलता या नाकामयाबी का भय भी छिपा है।
जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भरता का भाव होता है तो उसके मन में सबसे पहले भय का ही विचार आता है। अगर हमें यह नहीं मिला तो क्या होगा? हमारे मन में तुरंत भय पैदा होगा। जो ही मन में भय पैदा होगा हमारी सारी खुशियाँ गायब हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि लोग खुशी से भी भयभीत रहते हैं। जब घर में सभी खुश होते हैं तो कोई कहता है इतना खुश मत हो, कुछ पता नहीं अगले ही पल क्या हो जाए। वह इतने भयभीत रहते हैं कि उन्हें अपनी खुशी से भी डर लगने लगता है। अगला सवाल सुरेश ओबरॉय कहते हैं सब कुछ अस्थायी है। तो जवाब आता है क्योंकि यह सब कुछ परिस्थितियों और हालात पर निर्भर करता है। आज सारे हालात हमारे पक्ष में हैं, हम खुश हैं, पर हम यह नहीं जानते कि हमारे सामने आगे कौन से हालात आने वाले हैं इन फ्यूचर। परंतु अगर हमारी प्रसन्नता हर तरह के हालात की पकड़ से आज़ाद होगी तो हम 24 घंटे प्रसन्न बने रह सकते हैं। अगला सवाल, क्या सचमुच हमारी खुशी 24 घंटे बनी रह सकती है? हाँ, यह संभव है और हम ऐसा कर सकते हैं, परंतु पहले हमें अपना ध्यान रखना होगा और अपनी जिम्मेवारी लेना सीखना होगा। अगर यह बाहरी कारकों एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर करती है तो इसे आप कभी कभी ही पा सकते हैं, क्योंकि बाहरी परिस्थितियाँ आपके जैसे आप सोचते हो वैसी हो, आपके फेवर में हो, वैसा नहीं होगा हर बार। आपकी परिस्थितियाँ जितनी चुनौतीपूर्ण होती जाएंगी, लोगों के व्यवहार के बारे में कुछ भी कहना उतना ही कठिन होता जाएगा। इस तरह यह एक संघर्ष बन सकता है और यही वजह है कि हम तनाव को भी अपने जीवन का एक स्वाभाविक अंग मानने लगते हैं, जबकि केवल प्रसन्नता ही स्वाभाविक है। तनाव जैसा कोई भी शब्द हमारी सोल का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ हमने एक्सटर्नल चीज़ों से सीखा है जो कि गलत है। जो हैप्पीनेस है, प्रसन्नता, ये स्वाभाविक भाव है हमारी आत्मा का, हमारी स्पिरिट का। आप सभी ने आज की वीडियो में बहुत सारी बातों को सीखा होगा। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, इन चीज़ों को ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करके अप्लाई करो, तभी ये आपका बिलीफ सिस्टम में आएंगी और तब आपको बेनिफिट होना शुरू होगा। और ये मैं मानता हूँ कि जो बातें मैंने बताई है वो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और आपको मैं फॉलो करवाना चाहता हूँ, तो आप भी इसे करें और सुख पाएँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में वो सारी लिंक्स प्रोवाइड हैं अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है, समाज सेवा करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट है या मेरा जो व्हाट्सएप लिंक है वो आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो आप। एंड अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही इसको लाइक करें ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, और साथ में आप जितने भी ग्रुप्स में कनेक्टेड हो सभी में इसको शेयर करें ताकि एक पॉजिटिविटी का माहौल हम पैदा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।